दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट और प्यारा सा अनुज फ्रेंड, जो समझिए डॉक्टर राजा बाबू। आज मैं आपसे इस कड़ी में चर्चा करने जा रहा हूं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विकास क्रम, अर्थात जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जिसके हम सभी विद्यार्थी हैं और जिस पर आश्रित है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसका क्या इतिहास है, क्या वैज्ञानिक, क्या उसका विकास क्रम है। तो मैं ये आलेख आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारी भ्रांतियाँ आती है, बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास आया कि आप ऐसे कुछ इतिहास को शोध डालें। तो दोस्तों मैं इसमें यूनान से लेकर के, ग्रीक से लेकर के और भारतीय सबों का समावेश कोशिश करूंगा कई भाग में। आप सारे भाग को देखें। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक चिकित्सा के लिए प्रचलित अंग्रेजी शब्द एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से एक अवैज्ञानिक शब्द है। देखिए, एलोपैथी, एलो जो वर्ड है उसका मतलब होता है अपोजिट, और पैथी जिसका मतलब होता है एक रास्ता, एक शास्त्र। तो इस प्रकार एलो का मतलब होता है विपरीत चिकित्सा प्रणाली, एलोपैथी का मतलब विपरीत चिकित्सा प्रणाली। इसलिए आज के चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से ये एक अवैज्ञानिक शब्द है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा साहित्य में इसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। वस्तुतः साहित्य, कला, संस्कृति और मौलिक विज्ञान का क्रमिक विकास ही आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला है, जिसका भौतिक, रसायन, गणित एवं प्रायोगिक मानदंडों पर निरंतर परिमार्जन होता रहा है तथा इसी परिमार्जन को कुछ और परिष्कृत करने की निरंतरता ही इसे सार्वभौमिक एवं लोक उपयोगी बनाए हुए हैं। देखेंगे कि पुरातन कालीन भित्ति चित्रों का और गुफाओं का अनुकृतियों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय मनुष्य को शारीरिक रचना और विकृत अंगों का पूरा ज्ञान था। पशुओं और मनुष्यों के प्रजनन संबंधी रोगों के चित्र भी इन गुफाओं के चित्रों में मिलते हैं। काशी क्षेत्र के पास से गांव है मिर्जापुर, और मिर्जापुर किले के लिखुनिया स्थित प्रपात के भित्ति चित्रों में जब आप देखेंगे तो इस तरह के अनेक चित्र मिलते हैं, जो इसके प्रमाण है कि भारत के इस क्षेत्र में मनुष्य संसार के अन्य भाग से अधिक विकसित थे, अर्थात मेडिकल साइंस में आधुनिक चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा पद्धति के दौर में अन्य भाग से अधिक विकसित थे। यह ज्ञात है कि ईसा के 9000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कुछ शल्य क्रिया की विधियों का प्रयोग भी किया। ऐसी विधियां मस्तिष्क के अंदर प्रविष्ट हुई, ऐसा माना जाता था, आज है नहीं, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए संभवतः प्रयोग की जाती थी, जिसमें कपाल की हड्डी में छेद कई बार की गई शल्य क्रिया छेद करके मस्तिष्क का तनाव कम कर दिया जाता था। हाइपरटेंशन जो होता है, क्रेनियल हाइपरटेंशन, उसे कम कर दिया जाता था। और ग्रीक के इतिहास में एक ही रोगी के ऊपर इस तरह कई बार की गई शल्य क्रिया के प्रमाण मिलते हैं। आज भी शल्य क्रिया को आधुनिक तंत्रिका शल्यक जो न्यूरोसर्जन है मस्तिष्क में ट्यूमर के बायोप्सी के लिए प्रयोग करते हैं। कपाल में जो छेद करते थे आज भी उपयोग करते हैं। और इस ऑपरेशन का एक दूसरा भी पक्ष है कि यह कुछ स्थानों में स्ट्रीफाइन विधि द्वारा निकाली गई हड्डी गले में बांधकर लटकाई जाती थी ताकि दुष्ट आत्माओं की प्रतिछाया उस पर न पड़ सके। ये पुराना अनुभव था, पुराना लोगों का ध्यान था। अब आते हैं मिस्र में, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती दौर में वहाँ, फिर हम भारत पे आएंगे। आधुनिक चिकित्सा पद्धति कैसे विकसित हुई। देखिए, मिस्र में चिकित्सा शास्त्र का विकास की बात करें तो मिस्र में चिकित्सा शास्त्र का विकास नील नदी की संस्कृति के उत्थान और पतन के साथ साथ ही हुआ। भित्ति चित्रों से लेखन कला के विकास में संभवतः हजारों वर्ष लगे होंगे, और सुमेरियन और बेबोलिनिया के निवासियों ने इस कला को पत्थरों पर उत्कीर्ण करके चित्रात्मक शब्दावली तैयार की। कागज का आविष्कार के पूर्व भारत में भोजपत्रों पर लिखने की कला का ज्ञान था, जिसमें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में सबसे बड़ी देन है कि शरीर रचना प्रमाणिक अध्ययन मिलता है। मिस्र के पिरामिड के अंदर मृत शरीर को रखने की कला ईसा के 3500 वर्ष पूर्व अंदर मृत शरीर को रखने की कला जो है ईसा के 3500 वर्ष पूर्व ही प्रचलित हो चुकी थी।
इस कला में पारंगत लोगों को शरीर रचना के बारे में ज्ञान था और अधिकांशतः शरीर की विकृति के आधार पर रचनागत दोषों का ज्ञान भी इसी आधार पर हुआ। जैसे लकवा फालिज के रोग में मस्तिष्क के विशेष भाग में दोष का होना लोगों को पता चल चुका था उस समय। मिश्र की चिकित्सा पद्धति की विशेषता थी कि उसमें धर्म का समायोजन हो गया था। अगर ऐसी बात करेंगे तो इस पद्धति की विशेषता थी कि परंपरा में अनेक देवताओं का आवाहन करके चिकित्सा परंपरा में आवाहन की जाती थी और जिसमें प्रमुख देवताओं में थोब, हर्मिस, आइसिस और उसका पुत्र होरस था। मिस्र की सभ्यता का विद्वान इमोहतेप जो 2600 वर्ष ईसा पूर्व हुए, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का पूरा ज्ञान था, चिकित्सा विज्ञान के विकास में दुष्ट आत्माओं द्वारा रोग फैलाने की धारणा का एक विशेष महत्व है। इन दुष्ट आत्माओं से मुक्ति के लिए रोगी को अखाद्य वस्तुएं जो नहीं खा सकते हैं वो दी जाती थी, अथवा कटु, तिक्त, कषाय गुण वाले पदार्थों को पीने को दिया जाता था, ताकि रोगी के गुण वाले पदार्थों को से शरीर से वमन यानी उल्टी या विरेचन हो सके। इस प्रकार रोग कारण और औषधि के संबंध की परंपरा विकास हुआ और भूमि के अंदर पाए जाने वाले खनिज लवण, गंधक, ताम्र और पारे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। शल्य क्रिया का विकास भी संभवतः ग्रीक चिकित्सा में खतने की प्रक्रिया से हुआ होगा। जी, ग्रीक में खतना से ही सर्जरी विकसित हुआ होगा। घाव को चीरने एवं कटे अंगों को सीने की पद्धति का विकास भी यहीं से हुआ। तथापि मस्तिष्क में छेद करने की कला एवं अंगों को काटने की कला का विकास अब तक यहाँ नहीं हुआ था। मेसोपोटामिया में सुमेरियन काल में लेखन कला का विकास हुआ और राजा अशुरबनीपाल की यहाँ स्लेटों पर उत्कीर्ण पुस्तकालय के आधार पर जो 700 पूर्व ईसा प्रमाण मिलते हैं कि ग्रीक और मेसोपोटामिया चिकित्सा में काफी समानता थी। ईसा के पूर्व 2000 वर्षों तक राजा हम्मुरबी द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत हर चिकित्सक को चिकित्सा करनी होती थी और उसका पालन न करने पर कठोर राजदंड भुगतना पड़ता था। बेबीलोनिया में इस काल तक चिकित्सकों के पास कम से कम 250 पौधे, 120 खनिज लवणों का ज्ञान हो चुका था। आसिरिया में रहने वालों को गंधक का भी प्रयोग करना आता था, जो कि आजकल औषधि के रूप में सल्फर जो प्रयोग हम लोग करते हैं और प्रयुक्त होता था। ग्रीस में चिकित्सा पद्धति के विकास का सारा श्रेय हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु और गैलेन को जाता है, जिन्होंने लक्षणों के आधार पर रोग कारण और औषधि की व्याख्या की। ईसा के 1400 वर्ष पूर्व एशिया और यूरोप के मध्य भाग में हेलेनिक और माइसिनियन की संस्कृति के विलय के कारण एक विशिष्ट प्रकार की जाति का उदय हुआ। इसमें एस्क्लोपियस प्रमुख स्थान है, जिन्हें देवता तुल्य माना गया। उस समय एस्क्लोपियस जाति के बच्चों को भी देवता ही माना जाता था, जिसके हाथ में एक डंडा होता था और उसमें 2 सांप लटके होते थे, जो आज भी पूरी दुनिया में ये चिकित्सा का सिंबल मान लिया गया है, निशान मान लिया गया है। तो इस प्रकार इसमें एस्क्लोपियस का प्रमुख स्थान है, जिन्हें देवता तुल्य माना गया है और आज तक उनके हाथ में लिए गए सर्प से लिपटे दंड को विश्व में चिकित्सा के चिन्ह की मान्यता प्राप्त है। चिकित्सा शास्त्र के पितामह माने जाने वाले हिप्पोक्रेट्स ने प्रामाणिक तौर पर उस समय की प्रचलित सभी चिकित्सा शास्त्र की नींव डाली और कहे तो सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक सूत्र में पिरोकर, एक बात यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, जितनी भी चिकित्सा पद्धति आज की दुनिया में लगभग 132-33 प्रकार की चिकित्सा पद्धति का उल्लेख है। जनरली लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन मेरा मानना है चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा शास्त्र सिर्फ एक मिशन है जिसका उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ बनाना, अंतरिम लोगों तक भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा करके उन्हें स्वस्थ करना। जो लोग भी कटाक्ष करते एक दूसरे पर, वह कहीं ना कहीं उसके जानकारी नहीं होती है। अगर हम जिन्हें जानेंगे तो स्वाभाविक है उनके बारे में कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। जनरली आपको लोग कहते सुनेंगे, अरे होम्योपैथ वाला क्या करेगा, एलोपैथ वाले क्या करेंगे, आयुर्वेद वाले क्या करेंगे, उसको कुछ आता है। जनरली ये ऐसा ही होता है जैसे आपको कोई जानता नहीं हो और आपके बारे में कहे वो बहुत उदंड है, उसको कुछ नहीं आता है, क्या आता है, ठीक उसी प्रकार ये होता है। इसलिए आप सबों का ज्ञान रखें, संभवतः जितना हो सके चिकित्सा पद्धति का। यही हिप्पोक्रेट्स ने किया था। हिप्पोक्रेट्स ने सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की नींव डाली।
यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि तब तक भारत में सुश्रुत द्वारा विकसित की गई चिकित्सा पद्धति अपने चरम उत्कर्ष पर थी और हिप्पोक्रेट्स के लेखों में उसका पूरा प्रभाव है। ग्रीक चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपज का सारा श्रेय आयोनियन और इटालियन ग्रीक दार्शनिकों को जाता है, जिनका उद्भव ईसा के पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ग्रीक चिकित्सा में भैषज भीषक कर्म का कार्य प्रमुखतया मंदिरों में रहने वाले पुरोहितों द्वारा किया जाता रहा। शुरुआती दौर में उस समय देखेंगे तो पुरोहित लोग जो होते थे वही दवा के बारे में जानते थे और इलाज करते थे। रोग कारण और निदान के त्रिकोण और चिकित्सा शास्त्र में लक्षण और कारण का विश्लेषण करने की परंपरा के जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स ने तार्किक दृष्टि से इनकी अलग व्याख्या की और क्रेते नामक द्वीप में उत्पन्न इस महापुरुष ने समकालीन मान्यताओं और क्योंकि तथ्यों के आधार पर जो चिकित्सा परंपरा चलाई वह आज तक यथावत बनी हुई है, मात्र उसमें समय समय पर वैज्ञानिक शोधों के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। आज तक की विकसित चिकित्सा विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जहां हिप्पोक्रेट्स की दृष्टि न गई हो। यहां तक कि रोम की संस्कृति नष्ट होने के बाद भी जब यूरोप में कला, विज्ञान और संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ तब हिप्पोक्रेट्स के सिद्धांतों को ही पुनः स्थापित किया गया। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के रहने वाले चिकित्सक थे। अरस्तु लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व ने 17 वर्ष की आयु में एथेंस में प्लेटो का शिष्यत्व प्राप्त किया। प्लेटो की मृत्यु के बाद वे फिलिप के पुत्र अलेक्जेंडर के शिक्षक बने और तब तक वहां रहे जब तक कि अलेक्जेंडर एशिया में युद्ध के लिए नहीं चले गए। अरस्तु वापस एथेंस में आकर पुनः चिकित्सा शास्त्र पढ़ाने लगे और 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु मूलतः प्रकृति प्रेमी थे और जीव के विकास क्रम के आधार पर उन्होंने तुलनात्मक शरीर रचना के वैज्ञानिक अध्ययन का विकास किया। चित्रों के आधार पर उन्होंने भ्रूण विज्ञान और मानव के विकास का वर्णन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत अंडे से जीव का विकास और भ्रूण के विकास का क्रम तथा मानव शरीर से उसके तुलनात्मक अध्ययन आगे चलकर जन्मजात रोगों को समझने के लिए एक प्रमुख प्रायोगिक माध्यम बन गए। इसी काल में अरस्तु ने मन, शरीर और हृदय के भी भेद को समझाया और मन तथा हृदय के दार्शनिक पक्षों को भी जोड़ा। आयुर्वेद शास्त्र में पंचतत्व के सिद्धांत की तरह उसने पित्त, अग्नि, जल, रक्त और पृथ्वी के संयोग से मानव शरीर की रचना की परिकल्पना की। भारत में यह वही काल था जब सुश्रुत की शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी चिकित्सा शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। रोम में चिकित्सा शास्त्र का विकास ग्रीक लोगों के प्रभाव के पूर्व स्थानीय आशीरियों की मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित था और उसमें तर्क और विज्ञान का नितांत अभाव था। ईसा की पहली शताब्दी के प्रारंभ काल में सेल्सस नामक वैज्ञानिक ने रोग से विकृत अंगों के अध्ययन की परंपरा डाली। सेल्सस एस्क्लोपियस की परंपरा के शिष्य थे और उन्होंने आंतरिक बाह्य लक्षणों पर सर्वाधिक शोध किए। इस काल में रोम के नाविकों ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ कर दी थी, अतः लंबी यात्रा में होने वाले रोगों के कारण निदान का भी समावेश किया गया। शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का और परिमार्जन हुआ तथा उन कई शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है जो कि सुश्रुत द्वारा प्रतिपादित थी। ईसा के 172 वर्षों बाद ही शल्य क्रिया द्वारा प्रसव की परंपरा डाली गई और जूलियस का जन्म हुआ, जिसे जूलियस सीजर कहा गया। सीजर के काल में रोम में चिकित्सा कला का पूरा विकास हुआ। अन्य देशों के विद्वान चिकित्सकों को सीजर ने बसाया और चिकित्सा विद्यालयों की स्थापना की। प्रथम शताब्दी के प्रारंभ में पेरागमोन नामक स्थान में प्रख्यात यायावर चिकित्सा वैज्ञानिक गैलेन का उदय हुआ। उन्होंने स्मिर्ना में शरीर रचना की शिक्षा प्राप्त की और एशिया दूर दूर तक एशिया में यात्रा की। अंततः एलेक्जेंड्रिया में आकर यंत्रों का विकास किया। गैलन मूलतः यथार्थ शरीर रचना के वैज्ञानिक थे और उन्होंने स्तनपायी जीवों और मनुष्यों के अंदर तुलनात्मक शरीर रचना शास्त्र और क्रिया की व्याख्या की और प्रचलित मान्यताओं को वैज्ञानिक दृष्टि देकर उनका निरूपण किया। हृदय की रचना, मस्तिष्क यकृत का कार्य एवं श्वसन क्रिया। गैलन ने मात्र औषधियों का उदाहरण दिया। वे निदान और रोग की चिकित्सा के बारे में बहुत कम ही लिख पाए। ये रहा
मिस्र के समय से लेकर के यानी कि चिकित्सा शास्त्र की विकास हम बाद में करेंगे। मध्यकाल में चिकित्सा का कैसा विकास हुआ, इसके लिए आप हमारी अगली कड़ी देखें और दिख रहे हैं लगातार ऐसे ही ज्ञानपरक और जानकारी वाली चीज़ों को देखने के लिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। और हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में, हम तमाम विषयों पर रखेंगे। और अंततः एक बात कहना चाहेंगे तमाम चिकित्सा प्रेमियों से, चिकित्सकों से, चिकित्सा वैज्ञानिकों से कि लोग अक्सर एक दूसरे की चिकित्सा शास्त्र के विरोधाभास में रहते हैं कि होम्योपैथ कुछ नहीं है, एलोपैथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज के डेट में अगर देखिए तो 132 प्रकार के थेरेपी, पैथी वगैरह वगैरह शब्दों से पैथ निकाले गए हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे बहुत ब्रीफ में कैसे हुआ। लेकिन एक दूसरे का आप ज्ञान अर्जन कर लेंगे, किसी के बारे में जानकारी हो जाएगी तो भ्रम दूर हो जाएगा। अगर जानकारी नहीं है तो किसी की भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अक्सर आपको होम्योपैथ वाली ये कहते सुनेंगे, अरे मेरी दवा तो ये ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें भी सर्जरी करना है, उन्हें भी सब कुछ करना है। आप परस्पर ज्ञान रखेंगे तो जानकारी मिलेगी। और आप किसी का भी विरोध ना करें, आप उससे प्रेम से जुड़े, उसकी जानकारी ले। और इसी के आप देखते रहिए लगातार डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। ऐसी जानकारी के लिए फिर मिलेंगे हम आपका, और अलविदा दीजिए हमारे अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को। नमस्कार।